Hi guys, just wait for a second. चलिए स्टार्ट करिए अपनी क्लास। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, एक बार थोड़ा सा वॉइस चेक कर लेते हैं प्रॉपर है कि नहीं है, ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या ना आने पाए। तो आपकी जो क्लास है ये ऐप पे हो रही है, होपफुली आपको सब कुछ क्लियर विजिबल अच्छे से होगा। ठीक है। बाकी ये क्लास जो है वो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ताकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उसको भी प्रॉपरली गाइडेंस मिल सके, कैसे आपको क्लास करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून हो गया आपका, एक्चुअली 12 पी एम की क्लास है। ठीक है। तो सब बातें करेंगे। पहले आप मुझे आराम से सुनिएगा, फिर जो आपके डाउट्स रहेंगे सारे डाउट्स कवर करेंगे। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनना है। ऐप को कैसे आपको यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर आपको ऐप को यूज करना है कि ऐप में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। बहुत सिंपल ऐप है, बहुत प्यारा ऐप है, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, जैसे इंस्टा होता है, फेसबुक होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। सिंपल सी क्लासेस है, सिंपल चीजें हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, और बहुत आराम से बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। जस्ट वेट, मैं पेन ढूंढ लो अपना। पेन मिल चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सफर का, जो सफर काफी प्यारा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। अगर आपने अच्छे से मेरी बातों को माना, मेरी बातों को समझा आपने, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप ग्रेड 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं इस सफर की, और शुरुआत करते हैं। तो ये जो आपका ओरिएंटेशन क्लास होता है, इसमें हम पूरा डिटेल्ड में चीजों को समझते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी किस टाइप की है, इसमें हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो मिनिमम एफर्ट में हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है। ये हमारा गोल हमेशा होता है और हमेशा रहेगा। कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो अगर अभी क्लास स्टार्ट होती है और आपका क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप ऐप को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लास दिख जाएगी। कभी कभी मान लीजिए लाइट चली गई, कुछ इशू हो गया, तो क्या होता है कि आपको दिक्कत होती है कि सर क्लास बीच में रुक गई, क्या हो गया। तो वो आपको पेड ग्रुप में जो बनता है, आपको वहां पे इन्फॉर्म किया जाता है ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप इन चीजों से दूर रहें, आप बचें, मतलब कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी है। तो पहले बात करते हैं कि इस पूरी क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके मेन क्वेरीज होती है, पहले वो समझ लेते हैं। पहला आपका क्वेरी जो होता है कि सर फुल थ्योरी होगी। हाँ बिल्कुल होगी। आपका फुल थ्योरी जीरो से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एडवांस लेवल तक। एडवांस मतलब ये नहीं कि कुछ ज्यादा ही एडवांस कर लेंगे, जो एग्जाम की डिमांड होगी उसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे हम लोग। ठीक है। इवन मैं माइनस से स्टार्ट करता हूं, जीरो से भी नहीं, मैं माइनस से स्टार्ट करता हूं। क्रैश बैच आपका आता है जब आपका फुल थ्योरी हो जाता है, तो हम लोग क्रैश बैच का प्लान करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपका सक्सेस आपके हाथों में होगा। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेड 1 हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेई हो, चाहे सिरो हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एफडीएस हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्रैक्टिस बैच होगा। बाइलिंगुअल होगा आपका। बाइलिंगुअल मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश, आपका जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, कंटेंट आपका हिंदी प्लस इंग्लिश में पूरा ट्राई करता हूं 99%। इन केस इक्का दुक्का परसेंट अगर होता है तो वो भी क्या है, जो प्योर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन केस वो भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है पिछली बार भी, इस बार भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। तो जहां तक मुझे पूरा अनुमान रहा है कि हिंदी मीडियम जो थोड़ा बहुत जिनको हल्का फुल्का दिक्कत कभी नहीं आई। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने डेमो क्लासेस अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप कंफर्टेबल है तभी आप चीजों को लीजिएगा, नहीं तो बाकी जिन्होंने ले रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम है ना, क्यों परेशान हो आप। फिर आपका पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ जो आपका होता है ये पैनल वाला ही आपको पीडीएफ मिलेगा। A4 सीट में पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार मैंने चेंज किया हुआ है। जैसे क्या होता है कि लास्ट में आपको रिवीजन की डिमांड होती है, तो पिछली बार मैंने आपको कंपाइल्ड पीडीएफ दी थी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस थ्योरी सब मिक्स था, तो काफी बड़ी पीडीएफ बन गई थी। इस बार मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको थ्योरी जितनी होती है एक साथ शॉर्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, ये मैं दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन वो A4 सीट में नहीं रहेगी, वो रहेगी किसमें आपकी, आपका जो पैनल आपका है इसमें आपका, तो ज्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो आपको मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स फॉर्म में, आपको मैं दे दूंगा, तो उसको आप कर लेंगे, तो उसमें पूरी थ्योरी आपकी एक साथ प्रिंट आउट हो सकती है आपकी। ठीक है। बाकी प्रिंट आउट कैसे होगा, क्या चीज होगा, इसका अलग वीडियो हम बना देंगे। और ये जो वीडियो आपको मिलेगी कहाँ मिलेगी, आरआरबी लोगो बना रहेगा आपके पेड बैच में, वहां आपको मिलेगी। ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। तो जो भी आपके डाउट्स थे कि सर फुल थ्योरी होगी कि नहीं होगी, हमारा कैसे क्या होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग आपने देख लिया कि आपका फुल थ्योरी भी होगा, क्रैश बैच भी होगा, प्रैक्टिस बैच भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा जो भी रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि जो क्लास आपकी रहेगी वो लाइव रहेगी, लाइव के बाद आपका रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है। अभी जो करेंटली आपकी क्लास टाइमिंग है वो 12 पीएम है, मैं बात कर रहा हूं ये 1 जुलाई को। क्या सर ये हमेशा रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मंथली या वीकली टाइप में चेंज हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। अब होता क्या है कि जो मेरा पिछले पास्ट कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि 98% मतलब अगर 100 बच्चों ने या 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो उसमें से अगर 1000 ने लिया है तो 50-60 लोग, अगर 100 लिया है तो 10-5 लोग ही लाइव देखते हैं, बाकी सभी लोग धीरे धीरे रिकॉर्डेड मोड में चले जाते हैं। तो अगेन मैंने आपसे कहा क्लासेस आपकी लाइव डेली होंगी, आप आए चाहे ना आए वो मैटर नहीं करता है, मैं क्लास डेली आपका लूंगा अपने अकॉर्डिंग जैसा भी रहेगा। टाइमिंग जो है अभी 12 पे मैंने रखी हुई है, जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मान लीजिए कभी दिन में क्लास अगर नहीं हो पाई, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, तो रात में आपका स्लॉट अवेलेबल रहता है, तो हम उस दिन की क्लास को रात में भी कर सकते हैं। इस थिंकिंग के साथ मैंने ये क्लास टाइम रखा हुआ है। ये जो क्लास आपकी रहेगी ये मंडे टू फ्राइडे रहेगी। क्या रहेगी? मंडे टू फ्राइडे आपकी टाइमिंग रहेगी। बाकी सैटरडे संडे जो रहता है, एज यू नो भाई फैमिली मैन, तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, तो सैटरडे संडे एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कन्वीनियंस मैं टाइमिंग आपको शेयर करता हूं ग्रुप में। ग्रुप कौन सा है, कैसे है, मैं आपको वो बताऊंगा, बस ध्यान सुन रहिए आप लोग, ठीक है? उसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का पेड ग्रुप है, एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा, आरआरबी लोगो मिल जाएगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम नाम से रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप नाम से रहेगा वो, तो वहां मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आप जुड़ जाना। ऐप में बता रहा हूं मैं, ये पेड जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए रहेगा। वो किस लिए रहेगा? ताकि आपको मान लो कभी क्लास अगर नहीं हुई तो आप लोग परेशान हो जाते हो, तो आपको फिर मैसेज में डालता हूं ऐप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो मैं ये चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, तो इसलिए मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूं, तो आप उसमें एक्टिव रहेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे कि सर क्लास क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं वहां आपको प्रॉपरली अपडेट देता हूं ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि भैया हमारी आप एज अ फैमिली हो गए हो, तो क्या चीजें हुई हैं क्या नहीं हुई है मैं आपको सब वहां बता देता हूं, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अच्छा, सेपरेट आपका जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो चिट चैट वाला नहीं होता है। आई रिपीट, चिट चैट वाला नहीं होता है। वहां पे सारी चैट डिसेबल होती है, सिर्फ मैं वहां पे मैसेज डाल सकता हूं। क्योंकि ये मत सोचना कि वो ग्रुप हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, चीजें करेंगे, नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है या जो पीडीएफ शेयर करनी होगी या जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी मैं आपको कन्वे कर सकूं, इसलिए वो ग्रुप बना होता है। डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी जो होती है उसको मैं खुद हैंडल करता हूं। सपोज दैट आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब डाउट कौन से वो भी समझिएगा। सपोज मैं आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको टॉपिक समझ नहीं आया, तो आपने मुझे मैसेज कर दिया कि सर इस डे में इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपको तुरंत इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर सकूं, लेकिन एज अ टीचर मेरे पास बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर डिले भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे फिर से एक बार रिमाइंड जरूर करवा दीजिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अपने ईगो को आप साइड में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा सोचते हैं कि सर मैंने आपको मैसेज किया आपने रिप्लाई नहीं किया। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ टीचर, आपको सोचिए मुझे 1000 स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, तो अगर 1000 स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी मैसेज को मिस कर जाऊंगा। मैं ऑब्वियस सी बात है, ये 99.9% का मैं ट्राई करता हूं कि ना हो, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है। तो आप प्लीज मुझे, एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, कि आप मुझे मैसेज कर देना कि सर ये मेरा डाउट था आपने बताया नहीं, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डाउट कौन कौन से मैं नहीं लेता हूं? सर कट ऑफ क्या होगी, सर डेट कब आएगी, सर ये कब होगा, सर वो कब होगा, सर ऐसा क्या होगा, सर वैसा क्या होगा, इन चीजों से बचिएगा। मैंने बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ 2-4 स्टूडेंट्स आएंगे जो थोड़ा सा प्रयास करेंगे इन चीजों को देने का, कि सर ये करा देते तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होता, ये कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई नो दैट कि आप लोग के पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक ट्रस्ट के साथ मुझे अगर चूज किया हुआ है, तो जो मैं कहूं आपको बस वो मानना है। एक बार जब सब हो जाए, आपको जो मैं पढ़ा दूं आप वो अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपको हर एक पॉइंट याद रहे, तो फिर आपका मोस्ट वेलकम है। जो भी आपकी नीड है, एक होता नहीं कि हाँ सर ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मैं हूं, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान देने से बचिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सब जगह बोल रहा हूं, जहां भी आप पढ़ते हैं। तो एक अच्छा लर्नर जो होता है ना, वो सुनना, एक कैपेसिटी जो होती है वो आपके अंदर आनी चाहिए। तो बेटर ये है कि जो मैं आपसे कहूं उसको पहले आप फॉलो करिए, बाकी उसके बाद मैं हूं, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है? तो इसको आप दिल से मत लीजिएगा, ये एज अ बड़ा भाई जो भी आप मुझे मानते हैं, एज अ गार्जियन, कि हाँ मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो एक पॉजिटिव में बोल रहा हूं, उसको आप नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। तो थोड़ा सा इससे बचिएगा, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्टीज नहीं हूं कि आप सोचें कि सर आरआरबी में कौन से फॉर्म फिल करूं।
कहीं ना कहीं आप सोचते होंगे सर कि आप बता सकते हैं लेकिन आप बताते नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि इन चीजों का मैं एक्सपर्टीज सच में नहीं हूं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझना होता है। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसके लिए बैठा हूं मैं। तो डाउट क्लियरिंग समझना है, क्या क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं, तो उससे बचना है आपको। जो भी आपके डाउट्स टॉपिक में आते हैं, चीजें आती हैं, वो मैं हूं। ठीक है, चलिए भाई। एंड्रॉयड में, पीसी में आपका चलता है, आईओएस के लिए अवेलेबल नहीं है। जिसको भी वेबसाइट की चाहिए होगी तो मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा ना, आज रात में ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आरआरबी लोगो बन जाएगा आपके बैच में, तो वहां वेबसाइट का लिंक और आपका जो टेलीग्राम का लिंक रहेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है, पीवाईक्यूज जो आपके होंगे, जो अभी आपका ये ग्रेड 1 का जो एग्जाम हुआ है, ये पिछली बार ही पहली बार हुआ है, तो पीवाईक्यू वही वाले हम उठाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। सब कुछ होगा, यानी कि आपकी जो भी नीड होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। पीवाईक्यू, एमसीक्यू। और रेलवे का एक जो मेन फोकस काम होता है, क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बहुत ज्यादा फोकस कर जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत लोग का सिलेक्शन रुक जाता है इस चक्कर में। अभी हम बात करेंगे उस पर, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आपको मिस नहीं करना है। और ये ऐसा इसमें नहीं है, हर एग्जाम में यही होता है। बस फर्क ये होता है कि आपने क्वांट इतनी बार पढ़ लिया है कि अब आप चाहे किसी से भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, आपको सब रट गया है। फिर तो आप खुद सोचिए कि आपका क्वांट में कितने टॉपिक होते हैं, 30, 35, 40, 50 टॉपिक होते हैं, 50-60 टॉपिक कम से कम होते हैं, अगर आप उसको डिवाइड करें तो। मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया आपका, फिर टाइम वर्क हो गया आपका, स्पीड हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। उतना मुझे एग्जैक्टली नहीं याद रहे, मैं उसका टीचर तो हूं नहीं। तो क्या हर बार वही क्वेश्चन आते हैं मिल आपको? बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं भाई। 25 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है, 30 नंबर का मैथ का आ रहा है, तो आप 100 टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से 30 ही आते हैं। तो ये हर एक जगह का पैटर्न है, बस फर्क ये होता है कि वो आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हर एग्जाम में आपके आता है, तो आपके वो यूज टू में हो आप। यहाँ पे आप यूज टू में नहीं रहते, बस ये दिक्कत होती है। इस चीज को समझिए, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे आपका सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा, और जितना लेट समझेंगे उतना दूर आप होते जाएंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार 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 बार। ठीक है, कोई मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको पिला दूंगा और आपका हो जाएगा। पिछली बार बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत लोग का नहीं हुआ, बहुत लोग का हुआ भी। ठीक है, तो इसलिए टीचर मैं ही सेम था, लेकिन बहुत लोग का नहीं हुआ और बहुत लोग का हो भी गया। तो ये डिसाइड करता है कि आप कैसे उसको लेते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट आपका, ट्राई टू फोकस ऑन स्टडी एंड रिवीजन आपका। तो मेन फंडा यही है और यही मेरा गुरु मंत्र है, और आपको हमेशा मैं ये याद दिलाता रहूंगा कि आप हमेशा क्या करिए, स्टडी एंड रिवीजन पे ही फोकस करिए। रिवीजन एंड स्टडी, रिवीजन एंड स्टडी। बाकी आलतू फालतू चीजों में, चाय पे चर्चा पे, हॉस्टल में जाके बैठ के आप पंचोरा कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ये सब मत करिए। टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए बेटर है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ट्राई करिए कि 4 से लेके 7:30 PM तक आप कॉलिंग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, मतलब कि मैं नीट जेई जो तैयारी होती है वो उसकी भी क्लासेस में लेता हूं, तो वो इस वजह से मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता नॉर्मली। तो पहली बात तो आप कॉल नहीं, आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं मैसेज कर पाऊं, लेकिन हाँ इस टाइम को स्पेशली थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आपको थोड़ा निराशा होगी ना, कि मान लो मैंने बोला कि मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, आपने मैसेज किया, मान लो मैं रिस्पॉन्स करने में लेट हो गया, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, होता है ना कि एक दो चीजें होती है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो समझ मतलब थोड़ा सा सिंसियर हो जाते हैं, वो जानते हैं कि टीचर बिजी है इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाया होगा। और एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको तुरंत में तुरंत चाहिए, कि आपने मैसेज किया नहीं कि आपको तुरंत वापस रिप्लाई मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर वो अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हैं, इस कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्लास ज्वाइन मत करिएगा। ये सच है कि भाई आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, क्यों ना, क्यों फालतू में तकलीफ लो, बेटर है कि आप थोड़ा सा चीजों कर लें आप। तो ये थोड़ा समझिएगा। एंड आपका टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूं, लेकिन इसकी जगह पे मैं आपको एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू की पीडीएफ वगैरह जो भी रहेंगी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रही बात बुक्स की, तो बुक्स मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई किस जगह पे कौन सी बुक आप यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ जगह पे बुक्स का कोई काम हो नहीं पाता है, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो होपफुली देखिए ये सारे डाउट्स आपके थे, तो आप आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई क्लास में क्या होगा, क्या नहीं होगा, डाउट कैसे क्लियर होंगे, कैसे नहीं होंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने आपको बता दिया। गाइडेंस की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप सच में चाहते हैं कि आपको जॉब मिले और आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हैं, तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपने अगर फर्जी बातें शुरू की, सर कट ऑफ क्या होगा, डेट कब आएगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अगर समझ रहे ना आप, प्लीज उसको आप अवॉइड करिएगा। नहीं तो क्या होता है बाद में एट द एंड रिजल्ट जो होता है, अभी तक जो मैंने बैच लॉन्च किए हैं, हर एक बैच में एक दो चार स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, और फाइनली क्या होता है कि वो फिर क्या होते हैं,
नॉट क्वालिफाइड होते हैं, तो मुझे तकलीफ होता है। भाई कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे जैसा भी हो, है तो मेरा स्टूडेंट ही ना, तो तकलीफ होती है, तो इन चीजों से बचिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बेसिक डाउट्स आपके जो थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर कुछ डाउट आपके हैं तो बताइए मुझे आप। बाकी मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूं कि आपके जो सिलेबस है मैं कैसे रन करने वाला हूं, कैसे क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या थे पिछली बार की, इस बार की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। मैं ऐसे बात नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो खुद ही आप पकड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कैसे हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कैसे हम मैथ की बात करेंगे, कैसे हम बेसिक साइंस की बात करेंगे, सारी बातें भी होंगी। इसके अलावा कोई डाउट बता दो आप लोग भाई, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं इन पॉइंट्स के अलावा। ठीक है, अभी बस ये मैंने वो बताया आपको, एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट आपको मुद्दे पर। सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको उस एग्जाम का जो क्या बोलते हैं पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जो कि आजकल बहुत लोग मिस कर जाते हैं। भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है कि 183 सीट आपकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि 183 सीट है, तो अब 1000 लोग तो फॉर्म भरेंगे नहीं, फॉर्म तो भाई हजारों में जाएंगे, होगा 183 लोगों का ही, बहुत लोग का नहीं भी होगा ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको समझना पड़ता है कि भाई क्या पैटर्न या क्या लेवल आपका होने वाला है। तो मजे की बात यह है कि पिछली बार तो अपने पास कोई प्रीवियस ईयर था ही नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ वो मिश्रा जी, ठीक है, वो भी आएगा, अभी उस पर अब आने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे वो तो खत्म हो गए ना, अब इसी बात करने वाले हैं कि ओल्ड से न्यू से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो मैंने आपसे कहा था यूट्यूब पे भी वीडियो जो पड़ी थी वो बताया था मैंने आपको, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, हाँ डोंट वरी। ठीक है, चलिए आते हैं आप पर। जो आपका पैटर्न है, अब हमारे पास पेपर अवेलेबल है। पिछली बार पेपर अवेलेबल नहीं था, उसके बाद भी हमने एक लगाया था दिमाग, और कहीं ना कहीं वो आपका एकदम सही साबित हुआ था। अब ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप खुद देख लेना, ओल्ड बैच जो देखेंगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कोई चीजें हैं, एक लॉजिकल बात है कि आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ग्रेड 1 की, कि इसमें स्टेज एक ही होता है। रेलवे का ऐसा ये पेपर है, रेलवे का ऐसा ये पेपर है जो सिर्फ सिंगल स्टेज होता है, बाकी सब में 2 स्टेज होते हैं। यहां पे आपने दिया हाथ में जॉब, आराम से मौज। अच्छा एक और चीज है, ऐप में क्या होता है कि जैसे कि आपने मुझे मैसेज किया, तो जैसे कि लैग होता है ना, जैसे आपके यूट्यूब पे, वैसे ऐप में थोड़ा लैग होता है, तो मैं आपके मैसेज को पढ़ लेता हूं। आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी कमेंट्स को अवॉइड करता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। तो जैसे भी आपका रहेगा मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स कर दूंगा, उसके आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है शुक्ला जी, कोई बात नहीं, भी बात करते हैं इस पे भी, डोंट वरी। आपका ग्रेड 70 GRADE 70 करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा आपका, जिन्होंने न्यू बैच लिया हुआ है उसके लिए, ठीक। तो वापस आते हैं पहले मुद्दे पर, फिर बात करते हैं इसके बारे में लास्ट में, डोंट वरी, ठीक। तो देखिए, अभी मैं कमेंट्स आपके थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, ताकि मैं आपको जो बातें मैं कहना चाहता हूं वो बातें हो पाए, तो मजा आएगा। तो 90 मिनट में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन। आप खुद सोचिए कि आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, 1 मिनट तो नहीं मिलेगा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 50 सेकंड के अराउंड आपको मिल जाएगा, मान लीजिए 50-55 सेकंड लमसम, इतना मान लो आपका, ठीक है, लमसम इतना मान लो। बाकी उसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 मिनट आपका होता है तो उसको आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे आप, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि आपने तैयारी स्टार्ट की, 90 में से अगर 100 क्वेश्चन आपके हैं, तो 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, और ये हमेशा रहेंगे अनलेस अंटिल, देखो अब वो डिपेंड करता है। अब कोई बोले ऐसा ग्रेड 3 में तो 94 95 कट ऑफ गया था, वो अलग बात है यार, वो लेवल अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जाता है, जाता है। लेकिन आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे होते हैं, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं स्पेशली, क्योंकि टेक्निकल आप हमेशा नहीं पढ़ते हैं। मैं नॉन टेक की बात करूं तो नॉन टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। अगर 100 एग्जाम हो रहे हैं तो 100 एग्जाम में नॉन टेक आता ही आता है, यानी वो आपके नसों में भर गया है, नसों में से भर गया है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते टेक्निकल से। टेक्निकल क्या होता है कि आपके अगर 100 एग्जाम हो रहे हैं तो 10 एग्जाम में ही आप टेक्निकल पढ़ते हैं। आई बात समझ में आई? तो ये जो मैं बताता हूं आपको, ये अभी नहीं, आने वाले 10 20 साल 30 साल जो भी रहेगा, यही रहेगा पैटर्न हमेशा, ठीक है। 54 सेकंड, थैंक यू सो मच भाई, 54 आपको मिलने वाले हैं। तो मुद्दा ये है कि आपको 90 क्वेश्चन के पीछे भागना है। ये 10 आप कितना ही पढ़ लोगे, एक दो कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं आपको बताता हूं अभी, इसका भी रीजन है, ऐसा ऐसा नहीं है।
हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि ये 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अगर आपने पढ़ा लकीली, अगर आप काफी लकी रहे तो ये 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे। पिछली बार का जो रेशियो था, मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, पिछली बार जो रेशियो था आपका था कट ऑफ में, यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था सिकंदराबाद का, आई थिंक गया था 73.53। मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, SC ST जनरल OBC, आपका ये आपको PDF मिल जाएगा, मैं अपलोड करा दूंगा, तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि किस RRB से आपको भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो पिछली बार 73.53 में 74 लेके चल रहा हूं, कट ऑफ आपका कि 74 अराउंड था आपका 100 में से 74, यानी कि एक्यूरेसी मैटर करती है। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उससे आपको पैनिक नहीं करना है, 90 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको सही करना है। 90 क्वेश्चन आपने किए अगर, तो उसमें अगर आप गलत भी होंगे तो 74 75 मतलब 25 क्वेश्चन आपके जो हैं आपको नहीं मिले थे, इसका मतलब। इस बार ऑब्वियस वाले कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि सीट्स कम है, बहुत कम है, यानी कि 6 गुना कम हो गई है, तो कट ऑफ बढ़ेगा नो डाउट आपका, और कंपटीशन बढ़ेगा नो डाउट आपका। तो अभी मैं कट ऑफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो याद ये रखना है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो हाई फाई था कि मान लो उसको करने में 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे, तो उसको छोड़ना होता है, उसको करना नहीं होता। उसको आप छोड़िए और आगे बढ़िए। वो इसीलिए दिया गया है कि बीच में डाल दिया है क्वेश्चन प्यारा सा, जो आपको आता भी है, उसमें टाइम भी लगेगा, आपने मस्त उसमें टाइम यूटिलाइज किया, गलती से आपने 2 से 3 मिनट आपने वहां लगा दिए, तो एक तो आपका मेंटली प्रेशर पड़ता है कि अरे यार अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जब आप अपने आधे माइंड से उस क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपसे वो बनेगा ही नहीं। ये मैं आपके टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं, वहां पे आपको स्मार्टली खेलना है। आई पसंद में, तो वहां पे आपको छोड़ना होता है। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, इसके लिए मैं वीडियो बनाता भी हूं लास्ट में। जो उनको फॉलो करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो कितना भी आप तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, जब एट द एंड आपका जो डी डे आता है, वहां पे जो 90 मिनट हैं वही आपको मैटर करते हैं। तो ये मैं आपको पल पल गाइड करता रहता हूं कि कैसे आपको करना है, क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कि जहां पे अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप आंसर टिक कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। फिर आपका यूनिट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे जैसे क्लास चलेगी आपको, मैं आपको हर एक जगह पे गाइड करता रहूंगा, ठीक है। कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कौन से पकड़ने होते हैं, हर एक चीज मैं आपको बताता रहूंगा साइड बाय साइड आपका, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्लान कर पाए चीजों को लेके, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन वैसे आएंगे, थ्योरी बेस रहेगा आपका टोटली। न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो वन लाइनर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल आपका नहीं आता है। मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा, यूट्यूब पे भी होगा आपका, और मैं ऐप पे भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक चलेगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपको कराऊंगा कि ये ग्रेड 1 पूछा गया था, और फिर मैं अलग से एक पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। यानी पेपर में 2 से 3 बार खुद ही मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन मैटर ये करता है कि उस पेपर से मिलते जुलते जो एक्सपेक्टेड MCQ आ सकते हैं एग्जाम में आपके, वो भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो ये बात हो गई। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि आपको वन लाइनर बेस्ड पढ़ना है, लेकिन अगेन बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, कि बहुत वास्ट टॉपिक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं वास्ट क्यों है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। आते हैं यहां पर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पिछली बार मैंने क्या किया था, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था, मैथ पढ़ाया था, कंप्यूटर पढ़ाया था, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाया था, जिसमें से मैथ्स कंप्यूटर आप लोग सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, मतलब कि आपको SSC में, अदर एग्जाम्स में, रेलवे में आपका NTPC वगैरह मिल जाता है आपका। तो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा डिमांड थी वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की थी, 35 मार्क्स की, क्योंकि पिछली बार का जो मैंने देखा था, जो भी डिमांड आई थी, वो 95% लोगों ने इसको ही प्रेफर किया था। बाकी 5% लोगों ने भी इसको लिया था, लेकिन अगेन वही मैंने आपसे कहा। तो अब इस बार मैंने क्या प्लान किया हुआ है कि 35 ये तो मैं कराऊंगा आपको, मैथ और कंप्यूटर में आपको मैं गाइड करूंगा, और इसका प्रैक्टिस बैच भी आएगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैंने इसको छोड़ ही दिया है बिल्कुल, उसका एक कारण है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई जो लोड है, पिछली बार लोड काफी हो गया था मेरे ऊपर। आप समझ लो कि 6-6 5-5 क्लास 6 क्लास पेड में चल रही थी पर डे। फिर ऑफलाइन क्लासेस, यानी कि मैं समझ लो 13 घंटे क्लासेस चल रही थी। ऊपर से ऑनलाइन क्लास में लगातार बोलना, एक होता है ऑफलाइन क्लास में आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, सामने बच्चे स्टूडेंट बैठे होते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, एक रिलैक्स का मोड है। ऑनलाइन क्लास में 1 घंटे क्लास अगर है तो 1 घंटे कंटिन्यू आपको बोलना होता है, क्योंकि सामने कोई बोलने वाला नहीं है, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी क्वालिटी को मैं डिग्रेड ना करूं। तो मैंने ये प्लान किया है कि 35 तो आपको मैं पूरा देने वाला हूं। मैं आपको ये भी दूंगा
ऐसा नहीं कि आपको नहीं दूंगा मैं, ये आपको मैं दूंगा, लेकिन एक स्मार्ट वे में। मतलब कि भाई रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, आप उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद क्योंकि कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा आया था, अच्छा क्या आया था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अलग से एक वीडियो आएगी कंप्यूटर के बारे में, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या आपके रिसोर्सेस हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, उसके आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब ये जो आपका है जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया 15 मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स का, ये तो आप इसमें एक्सपर्टीज हैं, वो तो आप खुद कर सकते हैं। ये तो मैं आपको कराऊंगा, बाकी इसमें मैं आपको गाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो 75 नंबर आपके ऑलमोस्ट मैं टारगेट कर लेता हूं। तो अगर 75 आप देखेंगे तो 75 में आपको आराम से 65 आराम से आप उठा देते हैं। और कट ऑफ देख रहे हो आप, हर बार पिछली बार जो था वो कहाँ कितना गया था, किसी में 60 गया था, किसी में 68 गया, किसी में 61 गया था। तो ये लक चांस भी होता है, ये लक फैक्टर मैटर करता है आपका कि भाई किससे क्या आपका होने वाला है, ठीक है। पर चलिए, अच्छा एक बार इस बार याद रखिएगा, सिलेबस में इन्होंने थोड़ा सा एक बार लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, लिखा ये है कि जो सिलेबस लिखा हुआ है उसके अंदर वो डीप में भी जाके पूछ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान रखना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है और अभी भी एक्सप्लेन किया है, तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको सुनना है, समझना है, पढ़ना है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जैसे बड़े पहाड़ सिलेबस को आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसका कारण क्या है समझता हूं, बताता हूं मैं आपको। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फिजिक्स फंडामेंटल, ये आपका हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका मैग्नेटिज्म, आपका ये हो गया, ठीक है। एंड आपका लास्ट जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका मेजरमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार वीडियो जो की थी, जब मैंने बैच लाया था ये, तो मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों में से ये और ये और ये, सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल देना कि ये एएलपी का सिलेबस है। एएलपी का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एकदम अलग है और ये एकदम अलग है। कोई अगर पूछेगा कि सर ग्रेड 1 कर लूंगा तो मेरा एएलपी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मैंने तीनों बैच अलग किए हुए हैं। एएलपी इसलिए अलग किया हुआ है, जेई अलग किया हुआ है, ग्रेड 1 अलग किया हुआ है, ताकि जो ये क्वेश्चन आप पूछते हैं उनसे मैं बच सकूं, ठीक है। और इसलिए मैंने कंबाइंड आपको इतने नॉमिनल फी में दिया है कि आप बहुत आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मत पूछना आप लोग कि सर ग्रेड 1 कर लूंगा तो ये हो जाएगा क्या, जेई कर लूंगा तो ये हो जाएगा क्या, नहीं। इसलिए मैंने तीनों अलग किया हुआ है, भाई मेरा ही फायदा होता, मैं एक बैच लॉन्च करता, आराम से मैं भी क्लास लेता, एंजॉय करता, बढ़िया बात समझ है। तो इसलिए इन चीजों से बचिएगा। एएलपी में फिजिक्स फंडामेंटल जो आपका टॉपिक है, यहां तक का आपका टॉपिक होता है जो बेसिक साइंस में कॉमन होता है। बाकी वहां इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, एनवायरमेंट होता है आपका, फिर आपके जो अदर टॉपिक्स हैं, सेफ्टी आपका हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड आपका हेल्थ हो गया आपका, ये सब होते हैं आपके उसमें। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स फंडामेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था, मैं इस बार भी कहूंगा, यही वो टॉपिक हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। ये दिक्कत नहीं देंगे, ये दिक्कत नहीं देंगे। बस ये फर्क था कि 35 मार्क्स का ये आने वाला था। तो 35 मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे, और इस बार भी मिलेंगे। अगर इनकेस नहीं मिला तो यहां से अगर मिलते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक्स हैं। क्योंकि यहां पर ये सभी एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक टॉपिक है, फील्ड एक टॉपिक है, इंटेंसिटी एक टॉपिक है, पोटेंशियल एक टॉपिक है। यहां पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट आपका एक सब्जेक्ट है पूरा, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर आपका एक पूरा सब्जेक्ट है। मेजरमेंट के अंदर इन्होंने यहां पे अलग से डिवाइड किया हुआ है। तो पेपर जो आया था वो कैसे उन्होंने मैनेज किया था, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, केयरफुली। और पिछले वाले बैच को, इस वाले बैच को कैसे आपको यूटिलाइज करना है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। अब वो टाइम आ चुका है, तो बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनिएगा। लिटरली बताऊं तो ये सिलेबस को कवर करना विद इन टाइम बहुत बड़ी बात है। तो पिछली बार तो हमने सक्सेसफुली कवर किया था, इस बार भी कवर करेंगे, लेकिन हाँ इस बार आप जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी जो क्लास आपकी होंगी वो 12 PM पे होंगी, एक क्लास होगी डेली, आप दिन भर फ्री हो। अब एक क्लास आपने कर ली, आपने नॉन टेक पढ़ लिया, फिर क्या करोगे आप? तो अब जो टॉपिक, जो पॉइंट बचेंगे आपके पास, जो टाइम बचेगा आपके पास, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो जो टॉपिक्स आपके अदर है उनको कवर करने में। और कैसे कवर करना है, क्या करना है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मार्किंग स्कीम आपकी आई थी पेपर में पिछली बार, ये कुछ ऐसा आपका सेटअप था, ठीक है। तो इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और ये पीडीएफ की पूरे उसमें घूमती रहेगी, आपके दोस्तों या शेयर कर देना सब लोग, अच्छी बात है भाई, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ऐसा नहीं कि हाँ आप अपने पास रखो, क्योंकि पीडीएफ मैं देखता हूँ हर बार मार्केट में घूमती है, और बच्चे उसे बताते भी हैं स्टूडेंट्स कि सर आपकी पीडीएफ यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। मैं कोई बात नहीं, ठीक है यार, स्टूडेंट्स हैं,
एनी हाउ, वैसे ही आप इतने ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ से, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है, ये मैंने आपको बता रखी थी यूट्यूब पे भी, यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ मैं आपको, और इसको ही देखते हुए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मैं बता रहा हूँ कैसे आप चीज़ों को समझिए। फिजिक्स फंडामेंटल में ये पूरा 35 मार्क्स का है। तो फिजिक्स फंडामेंटल आपका अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का अलग टॉपिक हो गया, मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ये आपका फर्स्ट हो गया मान लीजिए, ये आपका सेकंड हो गया, और आपका ये थर्ड हो गया, जिसको बोलते हैं टेक्निकल, आपका जो आप टेक्निकल पढ़ते हैं आपका, ठीक है। तो फिजिक्स फंडामेंटल से जैसे मैंने आपसे कहा कि 35 मार्क्स का पेपर था ये आपका, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। तो 9 नंबर आपके आए थे फिजिक्स फंडामेंटल से फर्स्ट शिफ्ट में, 19 दिसंबर पेपर आपका हुआ था। अब इस बार तो 4 शिफ्ट तो होना नहीं है, दो दो ही शिफ्ट हो जाए बड़ी बात है, 2 या 3 शिफ्ट हो जाए तो बड़ी बात है, डिपेंड ऑन कंडीशन कैंडिडेट्स। क्योंकि होता क्या है कि लोग बोलते तो है कि नहीं भरेंगे, लेकिन सब भर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ कंपटीशन नहीं रहेगा, जम के कंपटीशन रहेगा। तो 19 दिसंबर 19 दिसंबर 19 दिसंबर आपका, अच्छा यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 90 लिख दिया मैंने गलती से, ये 20 आपका है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपकी। 20 आपका दिसंबर फर्स्ट सीट आपका है, ठीक है। तो आपके 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, जिसमें आपका 9 नंबर का फिजिक्स फंडामेंटल आया था। अब फिजिक्स फंडामेंटल कौन सा आपका था, जिससे आपका ये हो गया आपका यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर आपका, जो कि मैंने यहीं से ही लिया हुआ है, मैंने खुद से इसको डिजाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये वो नंबर थे जिसमें सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आप ये बोल सकते हैं कि ये इजी होता है, मतलब इजी बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा, यहां पे एक कमी मेरे साइड से थी पिछली बार, जैसे कि यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां पे लिखा हुआ है यूनिट्स और अब लिखा हुआ है मेजरमेंट, यहां पे उन्होंने डायमेंशन लिखा नहीं है, डायमेंशन लिखा नहीं है, तो डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चाहो तो मैं छुपा लेता इसको मैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, और मैंने क्लास में बोल रखा था डायमेंशन इजी होता है भाई, एम का, मास का, और आपका मीटर का, लीटर का, ये सब बहुत इजी होता है, तो आप खुद कर सकते हैं वो, क्योंकि वो आपके नॉन टेक में आता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। तो ये आपका पूरा इजी ही था, जितना था ये आपका। अब नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इसको भी हम इजी कैटेगरी में ही रखते हैं, क्योंकि जब ये आपको मैं पेपर कराऊंगा ना, तो आपको खुद ही लगेगा, अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये सच में इजी था। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ये सरप्राइजिंग बात हुई थी, जहां पे मुझे लग रहा था कि भाई ये टॉपिक्स हैं, यानी कि अगर मैं इन सबको कंबाइंड करूं तो हार्डली ये एक चैप्टर बन जाते, 2 चैप्टर बन जाते आपके, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। लेकिन इन्होंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया था इस बार, तो ये मेरा थोड़ा लिए सरप्राइजिंग था कि भाई 11 नंबर अगर पूछ रहा है तो बहुत बड़ी बात थी, 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर। और मैंने आपसे लास्ट में, अगर आपको याद हो तो मेरा देखना वीडियो आप, एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपसे कहा था कि अगर मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको घबराने का नहीं है, क्योंकि ये वो टॉपिक है, अगर आ गया तो आप तो वैसे ही उड़ा दोगे आप इसको, क्योंकि इसमें कुछ खास तो ऐसा है नहीं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, सब क्या होता है आप ये जानते ही हैं। तो यहां से क्वेश्चन उठे थे आपके कितने नंबर के, आपके 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, ये सब आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा मत सोचना कि नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये कहानी बनी। अब आते ही बात टेक्निकल की, टेक्निकल मतलब क्या, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका मेजरमेंट था, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेजरमेंट जो आपका था, ये वाला पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेजरमेंट, इसमें ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है, ये भी पूरा सब्जेक्ट है। यानी जेई में अगर आप देखें तो जेई में आपका 1 2 ये मिलता है आपको, 3 ये आपका, 4 आपका, 5 ये मिलते हैं आपको कॉमन। और मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने बहुत ही क्रिस्प मेथड में पढ़ाया था। अब देखो क्या हुआ, यहीं से मैटर फंसा था, यहां पे अब ये 11 9 कितना हो गया आपका भाई साहब, ये 20 नंबर हो गया, 35 नंबर का ना, तो ये पूरा मिला के कितना आया था आपका, 15 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स आया था आपका, 15 मार्क्स का आया था। तो 35 में से आपका, जैसे मैंने कहा था कि 35 में से कम 20 चाहिए था, कम से कम 20 के लायक था ये टॉपिक। तो इस बार ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, 15 में 20 आपका आ सकता है ये पिछली बार 15 मार्क्स यहां से आया था आपका, यहां पे क्या हुआ, 20 आपको मिला यहां पर, फिर क्या देखा आपने यहां पर, यहां पे आपका फिर से क्या है आपका, कितना देखो एक मिनट को, 5 2 7 4 11 5 16, ये 16 मार्क्स, सॉरी वही मैं कहूँ ना, क्योंकि आपका मार्किंग स्कीम 35 बहुत, लेकिन आगे पीछे थोड़ा वेरी करता है वो, जस्ट वेट। अच्छा एक मिनट रुको, जस्ट वेट,
5 2 7 4 11 4 5 2 7 4 11 5 16 आपका ये 16 मार्क्स का था। ये क्या होगा 3 3 6 9 6 15 आपका 15 मार्क्स आपको यहां से मिले। और ये कितना आपका 20 मार्क्स आपका है। अच्छा 5 1 6 6 1 7 7 5 12 आपको यहां से 12 मिला। यहाँ कितना मिला आपको 18 4 आपको 22 मिल गया आपको। अच्छा अब यहां देखते हैं आपका यहाँ कितना हुआ आपका 18 हो गया। यहाँ कितना देखा आपने 5 3 8 और 9 8 17 आपका यहां से आपको 17 मिला। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई ये वेरी करता है, किसी में आपका देखो 15 आया, किसी में 12, किसी में 16, किसी में 17 आपका आया। तो ये लक मैटर करता है आपका यहाँ पर। तो इस बार हम थोड़ा सा इसको अलग प्लान करेंगे। कैसे समझो आप, ये जो टॉपिक होते हैं इनको मैंने जो पढ़ाया था आपको वही मिला, यहां भी जो पढ़ाया था वही मिला। यहां पे मैंने आपको बताया ना डायमेंशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, डायमेंशन जो क्वेश्चन आए थे बस हो गया। बाकी 35 में से बहुत आराम से 32 33 तक लोगों ने गेन किया हुआ है। और आप देख लेना वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप क्लास देखना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। बहुत आराम से उन्होंने गेन किया था, बहुत आराम से 35 में से। इस बार भी आप गेन करोगे 35 में 35 भी कर सकते हैं आप। अब पिछली बार जो हुआ था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था, मैंने तब भी कम पढ़ाया था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा दिया था। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो टॉपिक सिलेबस में नहीं थे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट अलग होता है। तो उसमें आपका एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉसफेट सब पढ़ना पड़ता है। तो वहां से क्वेश्चन आए थे एकदम बच्चों वाले। अगर आप स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर देख लेते तब भी आप उसको बना लेते, यानी क्लास 12th की अगर आप उठा ले, फिजिक्स से उठा लेते आप, पुरानी बुक जो होती है आपकी, उसमें अगर आप पढ़ लेते तो उससे काम हो जाता आपका। पी टाइप, एन टाइप क्या होता है, आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है, बेसिक सा हो गया। बाकी कुछ नहीं पूछा। लेकिन क्या गारंटी कि इस बार नहीं पूछेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दिया हुआ है ना, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था ए टू डी डी टू ए कन्वर्टर से, वो भी शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कहेंगे सर कि वो एक क्वेश्चन के चक्कर में हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर छोड़ दे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप छोड़ने बैठोगे ना तो आपको सब छोड़ना पड़ जाएगा। ये यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे तो आपका 20 नंबर आपके कमांड में है, 20 नंबर 22 नंबर 20 नंबर। तो मैं तो भगवान से ही उम्मीद करता हूं कि भाई ऐसे फिर से ये फॉलो कर लें तो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मुझे कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एग्जाम निकले। तो मैं तो सोचता हूं कि भाई यहीं से आपको मिल जाए अच्छे खासे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यहां पे लिमिटेड है। मैटर यही फंसता है, मैटर आपका यही फंसता है कि पढ़ना इतना होता है, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको और आएगा इतना सा। तो या तो यहां से 20 से 25 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है इस बार। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, अब क्या होगा, जो पिछली बार का जो पैटर्न था अब सब आप मैं सभी लोग वही फॉलो करेंगे। इस बार पैटर्न वो चेंज कर सकते हैं तो पेपर अपने आप टफ बन जाएगा, जबकि हर बार यही होता है। आप देखना, अब तो रेलवे का अच्छी बात यह है कि हर साल होगा, नहीं तो 5 साल में जब एक बार होता है तो हर बार 5 साल पहले पेपर टफ बना था उसके अकॉर्डिंग अभी भी टफ बना था और 5 साल बाद भी बनता। अब हर साल होगा तो पेपर टफ नहीं, तब पेपर मॉडरेट और नॉर्मल लगेगा आपको, क्योंकि अब आप तैयारी के मोड में आ चुके रहेंगे और हर बार एग्जाम को मिलता रहेगा, आप पेपर देते रहेंगे। आई बात समझ में। अब जिसने ये टॉपिक कवर कर रखे हैं तो उनके लिए ये अब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, उनके लिए आसान है। लेकिन जो इस बार पढ़ने वाले हैं उनके लिए टेढ़ी खीर है। और इसको मैंने बहुत शानदार पढ़ाया हुआ है, ये पूरा पकड़ा था हमने, ये पकड़ा था। अच्छा हाँ, मेजरमेंट में अगर बात करूं मैं आपका, तो मेजरमेंट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे। जैसे मैंने सीआरओ पढ़ाया था, लेकिन सीआरओ में जो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हाँ वो इतने डीप में जाके पूछ सकते हैं, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ लिए थे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5 में से 1 नंबर आपसे नहीं आता यहाँ पर, 9 में से 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं मिलते यहाँ पर, बाकी तो मिलते हैं आपसे ना, बाकी तो करना जरूरी है। तो यही एक डिफरेंस है तैयारी करने में। आपको पढ़ना सब होता है, अगर मुझे पता होगी यही पेपर में आने वाला है फिर तो आप खुद ही कर लोगे। पेपर में अगर पता होगी ये आने वाला है तो हम तो कर ही ले, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पढ़ना पूरा होता है, आता थोड़ा सा ही है। तो स्मार्टली आपको बार बार, इसलिए आपको टाइम मिलता है इतना। आई बात समझ में। और ये हर एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं टेक्निकल के लिए है, ये सारे जितने नॉन टेक होते हैं सबके लिए ये है। चाहे वो जो भी एग्जाम हो, आपको पढ़ना इतना पड़ेगा ही पड़ेगा और आएगा इतना ही। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है 2 नंबर का आया, यहाँ पे आया ही नहीं, और यहाँ 5 नंबर का आ गया। और यहाँ जो 5 नंबर का आया वो लॉजिक गेट आ गए, जो कि सबसे इजी होते हैं। और वहां पे भी नहीं आया क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन मिला आपको। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया जो बहुत डीप में था। तो अब आप कैसे फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़ सकते, कैसे आप एडर सब्सट्रैक्टर नहीं पढ़ सकते, आप मजबूरी पढ़ना पड़ेगा ना आपको।
तो अब स्मार्टली वर्क करना है इस बार फिर से दोबारा, पढ़ना सब पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो 35 मार्क्स कैसे आपको गेन करने हैं, कैसे आपको स्मार्टली काम करना है, हम उससे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको पूरा पैटर्न कैसे आपका ये होने वाला है, कोई दिक्कत? तो मैं ये आपका पूरा मार्किंग स्कीम है, इसको आप देख लेना। बाकी मैं आपका ये पेपर जो है वो सॉल्व होगा यूट्यूब पे, रात को 9 बजे 9:30 बजे टाइम ही रहेगा आपका, 9 9 9:30 बीच में रखेंगे हम लोग, ताकि आप यूट्यूब पे भी हमसे मुलाकात कर सके। तो वहां पे हम डेली बेसिस पे इन सारे टॉपिक्स को डिकोड करेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे और आपको कैसे तैयारी करनी है। बात करूं इसके लिए, तो यहाँ पे जो आपका फ्रीज फंडामेंटल जो बुक आपकी होती है, बुक की बात करूं तो आप ये टॉपिक जो होते हैं, जैसे वर्क पावर एनर्जी आपका है, ये क्लास 10th में आपको मिल जाता है, क्लास 11th में आपको मिलता है, लेकिन हाँ जैसे हीट एंड टेम्परेचर आपका क्लास 11th में आप पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं आप, ठीक है। थर्मोडाइंस हो गया जो आपका पार्ट हो गया, लेकिन बहुत डिटेल नहीं जाना है, एकदम नॉर्मल में जाना है, मतलब कि ऊपर ऊपर पढ़ना है, नहीं कि बहुत डीप घुस जाए आप, क्योंकि 11th की जो बुक होती है वहां पे न्यूमेरिकल आपको ज्यादा होता है। यहां बात करूं तो सेम वही क्लास 12th की बुक उठा लीजिए आप लोग, वहां पे आपको पूरा ये मिल जाएगा, पूरा क्लास 12th में पार्ट 1 की उठा लीजिए, वहां फिर से बोल रहा हूँ क्लास 12th की जो पार्ट 1 है वहां पे काफी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपको न्यूमेरिकल अवॉइड करना है, थ्योरी थ्योरी पढ़नी है। एनसीईआरटी उठाइए, थ्योरी पढ़िए, सिंपल सा। मैग्नीशियम मेटल से क्वेश्चन आपके जो हो गए, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, डोंट वरी, जैसे ही ये मैं स्टार्ट करूंगा ना तो मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा कि एनसीईआरटी की बुक से किसको आपको फॉलो करना है। मैं तो आपको टेक्निकल बुक बोल ही रहा पढ़ने के लिए, टेक्निकल बुक का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहां पे मैं आपको बुक रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हर एक टॉपिक का अलग अलग बुक है, यहाँ पे तो 15-20 बुक ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरी नोट्स मोर देन इनफ है, यहाँ पे भी मेरी नोट्स मोर देन इनफ है। बाकी आपकी इच्छा है, एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है, चीजें लेनी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बुक रिकमेंड करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बुक रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आते हैं मुद्दे पर। ये जो है मैंने पिछली बार लेक्चर लिया था, क्लासेस ली थी मैंने, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि सबसे कम लेक्चर मेरे ही थे, मतलब जो मुझे फीडबैक मिला था सबसे कम में मैंने ही पढ़ाया था। तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। ये कहां मिलेगा आपको? ओल्ड वाले बैच में। अब कैसे आपको उसको यूटिलाइज करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने डिजिटल के लिए 29 लेक्चर लिए, मैंने इसमें आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, सब कुछ पढ़ा दिया, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आ सकता है डिजिटल में, भाई पढ़ाना मजबूरी है, पता थोड़ी है कि क्या आने वाला है। तो ये फुल्ली कवर्ड है, अगर आपने इसको कर लिया तो आपका डिजिटल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, स्पेशली ग्रेड 1 के लिए, स्पेशली ग्रेड 1 के लिए। अब ये ओल्ड बैच की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ओल्ड बैच कैसे क्या लेना है मैं आपको भी बताता हूं, कैसे उसको यूटिलाइज करना है मैं आपको वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आराम से, ठीक है, स्किप मत करिएगा इसको, ठीक है, बहुत ध्यान सुनते रहिएगा। 29 लेक्चर्स आपके हैं, अगर आप देखेंगे तो हार्डली ये 20 से 22 घंटे आप निपटा देंगे। बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, जैसे कि आपको जैसे फ्लिप फ्लॉप वाले वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आपको दिक्कत दे रहे हैं उनकी टेबल याद कर लो आप सीधे, बस हो गया, ठीक है। मैं आपको गाइड भी करूंगा, डोंट वरी, अभी अच्छे से। तो डिजिटल मैंने ये क्लास ली थी, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर 14 लेक्चर में लिए हैं, मोर देन इनफ है। अच्छा एक बात और, क्या इस बार क्लास नहीं होगी? इस बार भी क्लास होगी, आप ये निश्चिंत रहिएगा, लाइव क्लास चलेंगी, मैंने आपसे बोला है, जो वादा किया है पूरा होगा भाई। थोड़ी है कि मैं आपको ओल्ड चिपका दूंगा कि चीज लो कर लो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपके साथ डेली मुलाकात होगी ना, तभी तो आप मोटिवेट रहेंगे। भले ही आप ऑफलाइन देख रहे हैं, मुझे पता है 99% लोग ऑफलाइन देखने वाले हैं, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ आज भाई 1 जुलाई है, कल 2 जुलाई है, परसों 3 जुलाई है, फिर दिवाली आ रही है, फिर छुट्टियां हो रही हैं, तो एक माहौल बनता है ना। तो इसलिए टेंशन मत लेना आप, मैं बता रहा हूं आपको। 40 लेक्चर आपने देख लिए तो आपको माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल में एक कमांड आ जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी में 32 लेक्चर लिए थे, ये सभी 1 आवर से कम है, 1 आवर भी नहीं है, 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर है, 45 मिनट 40 मिनट ऐसे हैं। इसको भी कर लोगे आप, मैं लिख के दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मेजरमेंट में इस बार इंप्रूवमेंट की नीड है, 17 क्वेश्चन किए हुए हैं हमने किए थे, लेकिन मेजरमेंट आपको यहां से पढ़ सकते हैं आप, इफ यू वांट टू स्टडी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है थोड़ी सी, तो यहाँ पे मेजरमेंट में हम इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं वो भी होंगे और एक्सपेक्टेड अदर भी होंगे। नए बैच में आपको क्या मिलेगा, 70% तो सेम रहेगा, बाकी 30% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे आपको डाउट आएगा कि सर मैंने ओल्ड से कर लिया, न्यू में पढ़ूंगा तो फायदा क्या? फायदा है, ओल्ड आप पढ़ लोगे एक बार, फिर न्यू में दोबारा आप देखोगे, पीडीएफ डेली आप चेक करोगे, आपका रिवीजन हो जाएगा,
मैं खुद एग्जाम से पहले आपकी 5 से 6 बार 7 बार रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि रिवीजन ही आपका सक्सेस है की का। आई बात समझ में? यहां पे मेजरमेंट में काम करने की जरूरत है तो वहां पे काम करेंगे, लेकिन हाँ जितना मैंने कराया है उतना कर लेंगे आप, तब भी मोर देन इनफ रहेगा। एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नीशियम में आपका ठीक है, परफेक्ट है। देखो यहां ब्यूटी देखो आप, ब्यूटी अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से केयरफुली, ये जो आपके चार हैं जो कि टेक्निकल आपका जो मैंने डिवाइड किया हुआ है, कितने हो जाएंगे? 29 हो गया, 29 और 4 33, 43, 43 और 2 45, 30, 75 हो गया आपका ये 82, 92, 92 लेक्चर्स आपने देखे। लेक्चर देखना, उसको दिमाग में बैठाना, बोथ आर डिफरेंट। 92 लेक्चर आप लोग भाई बहुत खतरनाक स्टूडेंट्स हो, 10-10 घंटे बैठ के आप इसको 10 दिन में खत्म कर लोगे, लेकिन 10 दिन में आप खत्म करके उसको दिमाग में कितना रख पाते हैं वो मैटर करता है। आई बात समझ में? आप 10-10 घंटे पढ़ के इसको उड़ा दोगे आप 9 दिन में, 10 दिन में, मैं कह रहा हूं 20 दिन में उड़ा दोगे आप, लेकिन उसको दिमाग में भी तो रखना है टिल एग्जाम तक, वो मैटर करता है। और 92 लेक्चर देखने के बाद आपको मार्क्स कितने मिले थे पिछली बार, और इस बार भी मिलेंगे, वही संभावनाएं हैं, 16 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 17 मार्क्स। और ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 16 मार्क्स ऐसे फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि इस बार तो कट ऑफ ऑलमोस्ट मान लो 80 के राउंड, 75 80 की, तो इससे कम तो नहीं होगी जहां तक मुझे अनुमान है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टूडेंट ने तैयारी की पिछली बार, आधे मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से, 0.1 मार्क्स से जो हटे हैं वो तो पूरे फुल फॉर्म में हैं, वो तो उड़ा देंगे, तो इसलिए आप समझ लो ये तो आप छोड़ सकते नहीं हो। आई बात समझ में? तो आपने 92 लेक्चर देखे, उसके बाद आपको मिल रहे हैं 16 नंबर, 15 नंबर, और कई जगह तो मिल भी नहीं रहे, कई जगह तो मिल भी नहीं रहे दोस्त। दूसरी बात देखते हैं, 24 लेक्चर आपने देख लिए थे, और 24 लेक्चर देखते ही आपको 11 12 13 मार्क्स मिल गए आपके, 24 लेक्चर आपने उड़ा दिया। और ये वो टॉपिक हैं कि अगर सपोज आपको कोई पढ़ाई भी ना तो भी आप इसको पढ़ लेते हो, ये नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। आई बात सुन में? ऐसा नहीं कि हाँ अगर कोई आपको नहीं पढ़ा रहा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैटर यहां फंस जाता है, दिक्कत ये है। ठीक है भाई, एंड बात करते लास्ट आपका 20 लेक्चर पढ़ के आपने 9 नंबर ले लिए, तो आप समझ रहे दोस्त, यहां पर ये दो सब्जेक्ट पढ़ के मतलब कि 44 लेक्चर देख के आपने कितने उड़ा दिए? 20 मार्क्स 44 में, और यहां 92 यानी जस्ट डबल है इसका लेक्चर, आपको मिल रहे हैं कितने? 15 मार्क्स, 16 मार्क्स। तो यही आपको समझना है और आपको आज से ही लग जाना है, क्योंकि जो आपका पेपर हुआ था पिछली बार वो 3 मार्च को पेपर आपका फॉर्म आया था, और आपका पेपर दिसंबर में हुआ था, 19 दिसंबर को। ऑलमोस्ट आपको 8 महीने प्लस मिले थे आपको। तो इस बार भी अगर आप 8 महीने प्लस ले रहे हैं तो 4 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है। और मैं आपको ओल्ड बैच रिकमेंड क्यों कर रहा था, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। भाई देखो, पैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ओल्ड बैच ग्रेड 70 लगाएंगे तो अगर आपको सिर्फ बेसिक साइंस लेना है तो आपको मात्र 150 मिल जाएगा। अगर आपको मैथ, कंप्यूटर और बेसिक लेना है तो मात्र 300 मिल जाएगा, और पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। यानी पर डे के हिसाब से भी देखेंगे तो 1 रुपया भी नहीं है, वो पैसा भी चलेगा आपका मामला। मुद्दा ये है कि अब अगर मैं इन लेक्चर्स को फिर से लूंगा तो कम से कम 136 लेक्चर तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, और 136 यानी इससे कम में तो काम हो ही नहीं पाएगा। अगर मैंने इससे भी कम किया तो फिर वहां पे रिस्क हो जाता है फिर थोड़ा सा। बाकी तो मैंने 200 250 300 भी लेक्चर देखे हुए हैं, लेकिन 136 130 आप मान चलो इतना है। अब मैं पर डे अगर एक लेक्चर लूंगा तो एक हफ्ते, एक महीने में होते हैं 30 दिन, तो मुझे कम से कम लगेंगे 4 महीने। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अब जोश में बोल के मैं 2 महीने खत्म कर दूंगा, 1 महीने में कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक में मैं आपका कोर्स जो है, जो न्यू बैच है, वो आपका फिनिश करा दूंगा मैं आपको, पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी। अब आप खुद सोचो कि 4 महीने में अगर मैं खत्म करूंगा तो आप हर दिन टेंशन में रहेंगे कि अरे यार फिर मैं रिवीजन कब करूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर रिवीजन कब करेंगे। मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो उसको स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, मैं कुछ स्पेशल इस्तेमाल कर रहा हूं, वो फिर कहते हैं कि सर जब खत्म नहीं होगा तो हम रिवाइज क्यों करेंगे। अरे भाई साथ में टॉपिक चल रहा है, रिवाइज करते रहो। तो उससी चीज बचने के लिए आप साइड बाय साइड इसको कवर कर सकते हैं। 4 महीने के अंदर नहीं, आप 2 महीने में ही इसको निपटा दोगे। भाई 92 लेक्चर हैं,
अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं आपका, तो 92 लेक्चर हैं। अगर आपने पर डे 3 घंटे 4 घंटे लगा दिए तो भी आप इसको 2 महीने में बहुत आराम से खत्म कर लेंगे। और जो सबसे बड़ा हर्डल है, तो ये जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपका रिवीजन होता रहेगा साथ में आपका, तो ये आपकी कमांड में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? स्मार्ट अप्रोच। तो अब बताता हूं मैं कि कैसे आपको करना है। न्यू बैच में आपका जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करूंगा आपका कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उससे कारण कई सारे हैं। पहला कारण क्या है कि ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिसको आप पढ़ेंगे आपको मजा भी आएगा, और यहां से 10 से 12 नंबर आपको मिला था पिछली बार, 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, और जो कि आराम से 20 से 22 घंटे में हो जाएगा। पिछली बार मैंने इसको 24 घंटे में निपटाया था, इस बार मैं आराम से इसको 24 घंटे में, 22 घंटे जो भी रहेगा आपका, मैं अपने हिसाब से, ताकि कोई चीज आपकी छूटे ना, मैं खत्म करा दूंगा। जब ये पूरा 1 महीना चलेगा, मान लो पूरा जुलाई मैं इसको लूंगा आराम से। क्या बताया मैंने आपको? नए बैच में आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चलेगा आपका। तो आपको करना क्या है? साइड बाय साइड आपको क्या करना है? आपको डिजिटल पढ़ना है, आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, आपको ईडीसी एलआईसी पढ़ना है, और आपको मेजरमेंट पढ़ना है। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इस वाले बैच में स्टार्ट करूंगा तो आप बिल्कुल भी प्रीवियस वाले बैच को मत देखिएगा, क्योंकि भाई जब आप ऑलरेडी आपका इसमें चलेगा, आपकी इच्छा है आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हो देखिए, ना देखिए, कोई बात नहीं है। तो ये जब चलेगा आपका, तो फिर क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे? क्योंकि यहीं पे तो मेन काम है। तो यहाँ पे आप डिजिटल पढ़ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ सकते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका ईडीसी जो है वो कवर कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप इसको कवर कर लेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा एज पे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सिलेक्शन मैटर करती है भाई। ये थोड़ी मैटर करता है कि सर क्लास आप डेली लो, अब आपको तो बस 12 घंटे लेने हैं, आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज से बचना है। आई बात समझ में? तो करना क्या आपको है? मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से, जो कल आपका स्टार्ट होगा 12 पीएम पे। ये मैं स्टार्ट करूंगा आपका, और आपको ये कवर करना है पीछे से। यहां पर कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है, मैं बैठा हूं। अब आपको लग रहा है क्या ये कवर नहीं होगा? बिल्कुल कवर होगा। नए बैच में मैं ये भी कराऊंगा, लेकिन तब तक, जैसे मैं अगस्त में जब मैं स्टार्ट करूंगा इसको, तब तक आपके पास ये तैयारी के पास रखेंगे तो आपका रिवीजन होगा। अगस्त में आप रिवीजन करते रहेंगे। ये मैं नए स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा हूं। जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुका है वो तो बस सीधे पीडीएफ से रिवाइज करेगा, क्वेश्चंस करेगा, प्रैक्टिस करेगा। दो कैटेगरी यहां पे होगी, एक को सब आता है, एक को भी जस्ट वो स्टार्ट किया है। जिसको सब आ रहा है वो बस अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस करे, अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान ना दे, किसी ग्रुप में जाके वो अपनी ज्ञानता को ना फैलाए। वो सब टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है कि ग्रुप एडमिन बन के आप सबको ज्ञान बांट रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन उसको लिमिट करिएगा। मतलब एक 24 घंटे में आधे घंटे, घंटे दे दिया, बड़ी बात है। अब 24 घंटे आप लगे पड़े हैं तो फिर वो गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको? स्टार्ट करूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूंगा, एंड देन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको साइड बाय साइड इसको ओल्ड बैच से स्टार्ट कर देना है। जैसा मैंने आपसे कहा, कम से कम 4 मंथ लगेंगे इस सिलेबस खत्म करने में, कम से कम। सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, और आपके अंदर उतना पेशेंस है नहीं कि आप उतना वेट कर पाओगे। तो बेटर यही कि आप इसको ले लेंगे तो आप फट से कर ले आएंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में स्टार्ट करूंगा, और आप क्या करेंगे? आप डिजिटल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी साथ में स्टार्ट करिएगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो आपका एक पूरा कमांड बन जाएगा इसमें आपका। आई बात समझ में? अब ये कैसे मिलेगा आपको? 2 बैच आपके हैं। एक बैच आपका जो है वो टेक्नीशियन 75 मार्क्स का है, जिसमें आपका मैथ्स भी मिल जाएगा और कंप्यूटर भी मिल जाएगा। और एक आपका है जो पिछली बार का था, जिसमें 35 मार्क्स का था, जिसमें से आपको क्या मिलेगा? बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। ये बैच आपको तभी मिलेगा, जैसे कि जो मैंने ग्रेड 70 आपको कोड दिया हुआ है ना, GRADE ग्रेड 70 मैंने कोड जो दिया हुआ है आपको, ये तभी अप्लाई होगा जब आप न्यू बैच को ज्वाइन करेंगे। जैसे आप ग्रेड 70 लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 300 में, टेस्ट पास आपको नहीं लेना है, और ये मिलेगा आपको कितना? 150 में। मात्र 150 में आपको कंटेंट पूरा ऑलरेडी कवर्ड है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो वहां मैंने क्या कर रखा है, ये आपका बेसिक साइंस का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे आरआरबी का लोगो दिया हुआ है, यहाँ भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है पिछले वाले उसमें। तो यहां जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में, आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एडीसी को, डिजिटल को, माइक्रो प्रोसेसर को, इसको पहले कवर करना है।
ओल्ड बैच से। ओल्ड बैच से क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का फोल्डर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आपका ये फोल्डर बना हुआ है। यहां जाके आप देखेंगे तो 4 और बनेंगे। ये फिजिक्स फंडामेंटल है और ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है आपका। तो आप चाहे देखिए ना देखिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं। डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में करिए, फिर माइक्रोप्रोसेसर आपका, फिर आपका मेजरमेंट हो गया। बाकी मैं कराऊंगा आपका, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? तो जो न्यू बैच रहेगा आपका, न्यू बैच आपको जो रहेगा, न्यू बैच में स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, जो कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम एफर्ट में ज्यादा नंबर आपको मिलने वाला है। लेकिन इस बार क्या मिलेगा देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है इस बार आपका। ठीक है। एंड हाँ, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, जो बैच आपका है, न्यू बैच जो आपका है, इसके लिए आपको पता ही है, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो न्यू 25 फॉर न्यू यूजर है आपका, और आपका जो रिन्यू है ओल्ड के लिए आपका दिया हुआ है। किसके लिए है? ओल्ड के लिए दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, आप वेट कर लीजिए, फिर चले जाएगा आप लोग आराम से। हाँ, ओल्ड यूजर आपका रिन्यू 40 आपका, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बैच आप ले लोगे ना, तभी आपका ग्रेड 70 यहां पे लागू होगा। ग्रेड 70 यहां पे लागू होगा। अब देखो, बेसिक साइंस की तो बात हो गई, और बैच कैसे लेना बात हो गई आपकी। यहां तक कोई दिक्कत? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेके कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको ओल्ड बैच को यूज करना है, कैसे आप न्यू बैच यूज कर सकते हैं। तो जुलाई एंड होते होते आपके पास, जानते हैं कितना, आप कितने ज्यादा एडवांस लेवल पहुंच जाओगे आप। इधर आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, उधर आपका पूरा जो पार्ट टेक्निकल का है वो खत्म हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा हर्डल है। तो ये फायदा हुआ इस बार, और बहुत स्मार्टली अपने आप सिलेबस को खत्म कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा एज पे आप आ सकते हैं। आए समझ में? तो एक लाइव क्लास डेली चलेगी 12 PM पे, फिर आप रिकॉर्डेड अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा कैसे करना है आपका। तो बेसिक साइंस कोई दिक्कत किसी को, कि बेसिक साइंस कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे ओल्ड बैच को यूटिलाइज करना है, कैसे क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। बाकी पेड ग्रुप का लिंक और PDF का कैसे प्रिंट आउट जो भी आपका है, उसका एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, आपको वो मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना। बाकी मैंने यहाँ पे भी डाल रखा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अगर आप बैच लेंगे तो। डन है। अब आते हैं मैथ और कंप्यूटर के बारे में ना, कि मैथ और कंप्यूटर कैसे हो गया आपकी। डन, बहुत बढ़िया भाई, चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का पेपर टफ नहीं आया था। कंप्यूटर में क्या हुआ कि 13 टॉपिक हैं, तो 13 में से 2-3 टॉपिक से ही भर भर के क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे। और जो भी कंप्यूटर मेरे बैच से पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कंप्यूटर की जो क्लास है डे 1 से लेके आपका डे 9 तक आपका जो है, जिसमें मैंने कंप्यूटर आपको आर्किटेक्चर पढ़ाया है, तो डे 1 देख लो आप, सही है, डे 2 देख लो, डे 3 देख लो आप, सही है। उसके बाद के जो लेक्चर आपके हैं आर्किटेक्चर वाले, उसको आप अवॉइड करिएगा। यानी कि डे 1 2 3 आप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप देख लेना, 4 तक आपका मान लो। जैसे ही आपका आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा, लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ फिर से ऐप में, जस्ट वेट फॉर सेकंड ना, ताकि आपको कोई अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट मत करिए अपना, ऐसा रहेगा ना। तो जैसे आपका डे 1 डे 2, हाँ, तो जैसे ही आपका डे 3 आपका जो है, एक मिनट लेट मी चेक, डे 3 से आपका, ठीक है, डे 3 में आपका ठीक है, हाँ, डे 3 आपका जो है, डे 1 2 3 देख लीजिए आप लोग। 3 के बाद आपका, आपको 4 अवॉइड करना है, क्योंकि 4 आपको तभी समझ में आएगा जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लेंगे। 4 5 6 7 8 और 9 आपका, इनको आपको नहीं करना है। कंप्यूटर वाला जो आपका ओल्ड बैच है, उसमें आपको अभी इसको स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको पढ़ते ही आपका एक तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चले जाएंगे, और फिर वो कहीं एग्जाम में आए नहीं आए तो मतलब नहीं बनता, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 1 2 3 देखिए, 1 2 3 देखने के बाद आप पहुंच जाइए कहां पे, आपका सीधे डे 10 पे, जहां पे आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, जो कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है, ये पार्ट आप डे 10 से स्टार्ट करिएगा आप लोग, तो आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा ना, कि यहां पे आप फंस जाएंगे, तो यहां पे ये टाइम टेकिंग है, और ये प्योर टेक्निकल है, और हो सकता है कि ये आपसे पूछे भी ना। तो 4 5 6 7 8 9 आपको अवॉइड करना है। कंप्यूटर की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं देखना है इसको। इसको देखना हो तो लास्ट में देख लेना आप लोग, क्योंकि मैंने वहां पे वो प्रॉपर जो एक टेक्निकल कोड होता है ना आपकी, जैसे वेरियस डेटा आपका रिप्रेजेंटेशन आपका है, इसमें आपका वो IEEE स्टैंडर्ड आपका होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैंने पढ़ा दी थी। तो इसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज, जिनको सिर्फ बेसिक साइंस के लिए सुनना था,
आपको मैंने बता दिया सब कुछ, अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर की और मैथ की बात करने वाला हूं। तो कंप्यूटर का एक प्रॉपर मैं अलग से एनालिसिस वीडियो लाऊंगा जो सबके लिए रहेगा, जो सबको हेल्प कर सकता है कि क्वेश्चन कैसे आए थे, किस लेवल के आए थे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कम आए थे, तो कैसे आप प्लान कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन कंप्यूटर का जो पेपर आया था वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। क्यों आया था उसका रीजन बताना है आपको। रीजन ये कि 13 टॉपिक हैं, 2 से 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी तो पूछे ही नहीं गए, तो ऑटोमेटिक टफ हो गया। ऑटोमेटिक टफ हो गया। अब जिसने लिनक्स लिनक्स पढ़ा रखा है अच्छे से, उसमें से आया ही नहीं तो टफ हो गया। अब टेक्निकल में ये बात करूं, अगर डिजिटल से क्वेश्चन अगर नहीं आया, जिसने डिजिटल बहुत मन से पढ़ा था, फिर तो गया बेचारा, वो टाटा बाय बाय हो गया उसका। ठीक है, तो ये तो बात होगी कंप्यूटर की। अब बात करते हैं आपका मैथ की। मैथ तो इजी आई थी, मैथ तो बहुत इजी थी। मैथ में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। मैथ में आप क्लास 11 की बुक उठा लेना, वहां आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको एकदम ऐसे ही हेडिंग के साथ। एनसीईआरटी क्लास 11th की उठा लेना। बाकी मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर मैथ का सेपरेट, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा प्लस हो चुका है क्लास आपका। तो बेसिक साइंस में मैंने आपको जितनी बातें थी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओल्ड बैच को कैसे यूज करना है। और मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ओल्ड बैच जरूर ले लीजिए आप, क्योंकि न्यू बैच में टाइम लगेगा। और बेस बात मैंने आपको बता दिया, रियलिटी जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिर उसके बाद आप मुझे मैसेज करें कि सर तो फिर कैसे होगा, ये होगा, तो फिर वो है। प्लीज आपको मैं बोलूंगा, हाँ ऐसा नहीं कि हाँ मैं 4 महीने बोल रहा हूं तो 4 महीने खत्म करूंगा, उससे पहले मुझे टाइम मिला फटाफट खत्म करने का तो मैं क्लास लगा के खत्म कर लूंगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मैंने अनुमान आपको बता दिया है, पेपर आपका 8-9 महीने बाद होगा, तो आपके पास भरपूर टाइम रहेगा, तो आप अच्छे से कवर कवर, क्योंकि देखो आपको सिलेक्शन लेना है, मैटर ये करता है। ठीक है, तो मैथ और कंप्यूटर का अलग से मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, बाकी जिन्होंने रखा है तो इसको आप अवॉइड करना। ठीक है, चलिए भाई। बाकी यूट्यूब क्लास का जो प्लान मेरा है वो प्लान यही है कि भाई आपका जो ग्रेड 1 का जेई का एएलपी का जो पेपर आपका हुआ था, तो ग्रेड 1 पहले हम प्लान करेंगे। अभी ग्रेड 1 में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ प्रॉपरली। अच्छा मिश्रा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने नहीं लिया है तो प्लीज आप ले लेना ग्रेड 70 कोड लगाकर। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। एंड जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लीजिएगा और उसको सेव कर लीजिए टिल योर सिलेक्शन तक, उसके बाद डिलीट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा पूरा प्लान करेंगे, और जो भी डिमांड होगी यूट्यूब पे स्पेशल टॉपिक पे कि हाँ सर मुझे इस पे चाहिए, मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब फैमिली जो बोलेगी वो आप बोलेंगे जो, वो हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ओरिएंटेशन क्लास में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो कल से शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप साथ में क्या करना, साइड बाय साइड आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर आपका खत्म करते रहना साथ में, और कर लेना दोस्त। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका जो फॉर्म डेट है वो है 30 जुलाई तक मान लो आपका। तब तक आप अपना सिलेबस ऑलमोस्ट बेसिक साइंस का खत्म कर चुके रहेंगे। जो मेन पार्ट्स हैं, जहां आपको दिक्कत आती है, दिक्कत आपको फ्रीज फंडामेंटल में नहीं है, आपको स्पीड वेलोसिटी आपको अच्छे से आता है, आपने बचपन से पढ़ रखा है। दिक्कत आपको आती है टेक्निकल वाले पार्ट में, तो आप एक एक्स्ट्रा एज पे रहेंगे। तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी चीजें करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। बाकी मिलते हैं फिर कल क्लास में। एंड हाँ, बाकी बैचेज जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए अभी तक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्यारा सा ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वहां से भी आपको कोर्स के बारे में मिल जाएगा कि भाई कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से कोड अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी जो न्यू बैच आपका है वो आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, ये आपका लिखा हुआ है ग्रेड 1 के लिए आपका। यहाँ पे आपको कोड यूज करना है न्यू 25 फॉर न्यू के लिए, ओल्ड के लिए रिन्यू 40 आपका। तो न्यू 25 फॉर न्यू के लिए और रिन्यू 40 आपका होगा फॉर ओल्ड के लिए। जब तक आप ये कोर्स नहीं लेंगे, आपके ओल्ड बैच में, जो कि आपका यहाँ पे लिखा है ना रिकॉर्डेड ओल्ड बैच आपका, वहां पे आपको मिलेगा 2 बैच, 2 नाम से बैच आपके हैं। एक आपका है कौन सा, सिर्फ बेसिक साइंस का 35 मार्क्स वाला, और एक 75 मार्क्स वाला। तो ग्रेड 70 तभी लगेगा जब आप इस न्यू बैच को लेंगे तभी। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं कल आपका, और उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। बाकी पीडीएफ कैसे प्रिंट आउट निकालनी होती है, ग्रुप का लिंक कैसे मिलेगा, सर आज रात में आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, तो बस अच्छे से आप तैयारी करिए। ये जो सफर हमारा है आपका और मेरा, इस सफर को एक शानदार और एक यादगार सफर बनाएंगे, ताकि कोई समस्या आपको ना आने पाए। और अगेन मैंने आपसे कहा ना कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मत सोचना कि आपने बैच ले लिया तो फिर काम खत्म। गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी, गाइडेंस सही डायरेक्शन में। अननेसेसरी डाउट पूछेंगे, अननेसेसरी चीजें पूछेंगे, मैं उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चीजों को लेके, क्योंकि वो आपके लिए घातक है। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, करते हैं कल से धमाका, शुरुआत करते हैं। एंड कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। एंड मिलते हैं कल आपका 12 PM पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ। प्रीवियस में क्वेश्चन कैसे आए थे, सब कुछ पूरा डिटेल में बात करेंगे। यानी जब पेपर आपका स्टार्ट होगा ना, जब क्लास आपका, तो मैं आपको सिलेबस प्रॉपर्ली दिखाऊंगा कि भाई आपका ऐसा ये टॉपिक आपका स्टार्ट होगा आज, जैसे ये ऐसे आपका है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करके बताएंगे कैसे आपका होगा, ठीक है। एंड हाँ, बाकी टाइम टेबल आपका जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। जैसे आपको देखना हो तो माई टाइम टेबल यहाँ पे दिख जाता है आपको, कल की क्लास आपको रात में दिख जाती है कि हाँ भाई कल क्लास आपकी होने वाली है। इनकी क्लास नहीं होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप लिंक आपका दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैसेज कर दूंगा कि भाई क्लास होगी या नहीं होगी। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपका 12 PM पे, शनिवार रविवार अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए अपना।